नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चुनावी खबर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से टिकट मेरी पहले से तय। भोपाल से आते ही शंकर घाट पहुंचे संयोग कोचर। बाबा की शपथ लेकर कहता हूं, मुझे सिर्फ 5 साल चाहिए। बालाघाट से भाजपा टिकट से लड़ने को है तैयार। विधायक का पद मेरे लिए छोटा पद है, उससे ज्यादा जनता मुझे प्यार देती है। आज भी मैंने पार्टी का कभी विरोध नहीं किया। ये कहना है संयोग कोचर का। मैं चुनाव में शराब नहीं बांटूंगा, नशा नहीं बांटूंगा, मैं प्यार बांटूंगा। बालाघाट को अपंग मरीज बनाकर छोड़ दिया गया, उसका बदला भोपाल आकर लूंगा। हमारे शहर से भेदभाव हुआ, इसका बदला लेगा संयोग कोचर। मैं कभी विधायक बना तो बाहर का कोई भी आदमी काम नहीं कर पाएगा। मैं रोशनी वाला शहर चाहता हूँ। अगर आप मौन रहोगे तो लोग आपको मुर्दा समझकर सीरा देंगे। हम भोपाल को लड्डू देते हैं सोने का, और वहाँ हमें बदले में चिरौंजी का दाना देते, वह भी केमिकल वाला। अब जनता समझ गई कि योग्य व्यक्ति को चुनना चाहिए, वह किसी भी समाज का हो। मैं इंसानियत को सबसे बड़ी जाति मानता हूँ और इंसानियत को धर्म मानता हूँ। चुनाव की दावेदारी रखने गए थे भोपाल। बालाघाट जिले में रोजगार के साधन है। बालाघाट जिला सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला। मेरा 25 साल का रिपोर्ट कार्ड बड़े बड़े नेताओं के टेबल पर रखा हुआ है। कोरोना काल में 543 लाशों को अग्नि संस्कार किए। बालाघाट जिले से 7,600 से भी अधिक युवक युवतियां मजदूर बाहर। देखे पूरा इंटरव्यू संयोग कोचर का। बालाघाट से सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट। सुप्रीम पावर न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमें बालाघाट जिले में और हमारे साथ में है संयोग कोचर जी। भोपाल से बालाघाट पहुंचे और कुछ खुशखबरी तो उनके मन में होगी, और वो खुशखबरी क्या है पता नहीं। अब उनसे जान लेते हुए आए हैं भगवान शिव भोले के दर्शन करने, और यहाँ का जो नज़ारा है। और हमारे साथ में है कोचर जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल में मुझे जगह दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जी। क्या माहौल था सर, आप जब भोपाल गए, भोपाल से आज आ रहे हैं, तो आप घर भी नहीं गए? रूटीन है, रूटीन कार्यक्रम है जी। मैं कहीं भी जाऊँ, रात में 2 बजे आऊँ या 3 बजे आऊँ, सबसे पहले मैं शंकर घाट जी आता हूँ। उसके बाद माता जी के पास प्रणाम करने जाता हूँ। जो भी हुआ मेरे साथ वो वहाँ पर रख देता हूँ और फिर अपने घर जाता हूँ। भैया तो सर, भोपाल की स्थिति क्या है? आप भोपाल किस लिए गए? भोपाल में अपनी दावेदारी रखने गया था। वरिष्ठ लोग जो मेरे शीर्ष नेता हैं वहाँ के, उनके सामने मैं बताने गया था कि क्योंकि पिछले बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, 2018 में, फिर 2013 में, फिर 2010 नगर पालिका में। वो अनवरत मेरे साथ ही चालू है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? हो सकता है मेरे कर्मों में कोई दाग हो, या बालाघाट के कर्मों में कोई दाग हो, या इस जमीन में कोई दाग हो। क्योंकि इतना तय है, ये मैं बाबा की शरण में हूँ, शपथ लेकर कहता हूँ, मुझे सिर्फ एक 5 साल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक 5 साल। उसके बाद जनता तय करे, और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, शपथ लेके कह रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं उनकी नज़रों में फिट नहीं बैठा तो शायद मैं टिकट भी कभी नहीं मांगूंगा। मतलब आप टिकट मांगने गए थे भी? टिकट मांगना तो नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि मांगना शब्द मैं मांगता सिर्फ अपने महादेव से हूँ और अपनी माँ से मांगता हूँ। मैंने अपना बायोडाटा जो मेरा बना था, जो मेरा 25 साल का रिपोर्ट कार्ड है, ज़मीन में ग्राउंड जीरो पर जो मैं काम करता हूँ, उसकी मैंने एक झलक सबको दे के आ गया। तो आप कौन सी पार्टी से दावेदारी पेश करने वाले हैं? भाजपा से। यहाँ पर तो गौरीशंकर बिसेन जी भी है सर। गौरीशंकर जी बिसेन है, वो भाजपा के। क्या आपको क्या लगता है, अभी तो मंत्री बन गए? बड़ी खुशी की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपनी ओर से बोलना चाहता हूँ, मंदिर के अंदर खड़ा हूँ, बड़े दिल से बात करूँगा, अंतरात्मा से बात करूँगा। मुझे लगता है कि 2018 में ही भाऊ को मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाना था। और कैलिबर है उतना उनमें, और उन्होंने काम किया है 2 बार में जैसा भी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि उनको 2018 में बना देना था, और सबसे शुरू में कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री बनाते, वित्त मंत्री बनाते, ऐसा कोई बड़ा विभाग देते तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती। और आज बने हैं, उसके लिए मैं आत्मीय रूप से शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ। सर, आप दावेदारी ठोक रहे भाजपा से? नहीं रहा हूँ भाई किसी को मैं। नहीं ठोक नहीं रहा, मतलब आप लड़ने के लिए तैयार है चुनाव के लिए? मैं ठोक भी नहीं रहा हूँ, मैं किसी पर थोप भी नहीं रहा हूँ। क्या बात है। मैं अपनी बात
उच्च मंच पे, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे रखनी चाहिए, जो मेरी सुनेगा, जो मेरी भावनाओं की कद्र करेगा, वहाँ मैंने रख दिया है। नहीं तो फिर भी तो उसको तो वही बोलेंगे सर, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है बालाघाट जिले से भाजपा पार्टी से? मैं तैयार तो हूँ 2010 से, लेकिन इस बार ये चुनाव जो है, इस बार का जो चुनाव है वो मेरा नहीं है, ये मेरे सभी भाई बहनें जितने भी खड़े हैं ना यहाँ पर, इन लोगों का चुनाव है। पार्टी अगर आपको मौका देती है तो किन किन मुद्दों को लेके, बालाघाट जिले के किन किन बड़े मुद्दों को लेके आप हाँ, मैं ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मेरा मैनिफेस्टो एफबी में डला हुआ है उसे मैं क्रमवार पढ़ देता हूँ आपके सामने, क्योंकि वो एकदम से क्रम टूटेगा तो वही मज़ा नहीं आएगा। याद तो सारे हैं, यहाँ पर हैं वो, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो उस दिन से ही मुझे विजय जुलूस नहीं निकालना है, अपना फटाकों में पैसे बर्बाद करना है। उस दिन से ही मेरा काम चालू हो जाएगा भैया। प्रमाण पत्र लूंगा भी नहीं, उसके पहले तो मैं काम पे निकल चुका हूँगा। शहर के बीच में 4 फ्लाईओवर सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर जनता बहुत परेशान है आज की तारीख में, बहुत ज़्यादा अति मतलब सर के ऊपर से पानी निकल रहा है, उसे अति शीघ्र चालू कराना है। एक मजबूत बाईपास देना है। बाईपास अभी जो नाम का है, लेकिन एक मजबूत बाईपास देना है, जिससे सारी जो शहर की समस्याएं हैं, जो ट्रक निकलते हैं, 10 चक्का निकलता है, पोकलेन मशीन निकलती है, रोड भी खराब हो रही है, और हमारे बच्चों को और हमको भी बहुत जान का खतरा तो है, रोज खतरा है और हर पल खतरा है। उस खतरे को हम हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। क्या लगता है सर, महानगरों जैसा एक एम्स हॉस्पिटल यहाँ पर हो, ताकि मरने जीने का फैसला यहाँ पर हो जाए। छोटी छोटी बीमारी में एक्सपेरिमेंट होता है जिला हॉस्पिटल में, और यहाँ से जब जैसी कुछ समझ में आता है कि ये कहानी इसकी खराब हो रही है, तो हाथ उठा देते हैं और बोलते हैं कि भैया तुरंत नागपुर ले जाओ। जिसके दिल में ये बीतती है ना, उससे एक बार छू के पूछना भाई कैसा लग रहा है, वो उस समय होश में नहीं रहता। कई सालों से बालाघाट में जल भराव की स्थिति ऐसी बनी रहती है, जैसे कि कॉलोनी है, हनुमान चौक है, जी जी, ये तालाबों में निर्मित हो जाते हैं। आज तक ये भैया देखो, जितनी भी कॉलोनी कटी है पहले, या जो ये जिन लोगों ने ये कॉलोनाइजर बन गए हैं, वो रेरा के हिसाब से कुछ हुआ नहीं ना। 10-10, 15-15 फीट की रोड छोड़ी गई है और सब कॉलोनी बन गई है उसमें। उस पर भी कार्रवाई तो होना चाहिए। ये गौरी शंकर जी बिसेन ने खुद कहा था, ये मेरे शब्द नहीं है, क्योंकि मैं भी उस परेशानी से आज तक निजात नहीं दिला पाए गौरीशंकर बिसेन जी। भैया मैं उनके मैटर पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका है कि वो हमारे पिता तुल्य हैं, भाजपा के भीष्म पितामह हैं और सबसे बड़े लीडर हैं, जिसको हम उनकी बातों को कोई नहीं काट सकता। और सर आपका, मैं जब नागपुर से निकला था यहाँ बालाघाट में प्रवेश किया, तो आपके बहुत जगह बैनर लगे थे। अच्छा। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा हमें लगा। बेइंतहा मैं तो यही कहूँगा कि इतना प्यार वो देते हैं, इतना सम्मान, इतनी इज्जत और इतनी चाहत, जिसके बदले मैं कुछ नहीं दे पाया, इसी बात का तो मुझे दुख है ना। मुझे इतना प्यार करते हैं, बहुत सारी संभावना मुझ में देखते होंगे, तभी तो मुझे प्यार करते हैं ना। ऐसे कोई किसी को प्यार नहीं करता, कुछ तो देखा होगा मुझ पे, इसलिए उसने। लेकिन उस प्यार के बदले में मैंने दिया क्या? हाँ, मदद, अगर किसी को समस्या ही खड़े हो गए, जाना चले गए, ये छोटा मोटा कुछ काम निपटा दिए, मैं इसको नहीं मानता। मैं परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहता हूँ। ये रोज रोज की झंझट मेरे को चाहिए ही नहीं भाई। जितने भी मेरे अपने हैं, जितने भी युवा हैं यहाँ के, मैं उनको बिल्कुल ऐसे खाली देखना नहीं चाहता, मेरा दिल रोता है। तो सर बालाघाट में रोजगार की व्यवस्था है? बालाघाट में रोजगार की व्यवस्था अगर आप पूछोगे तो ये शर्मनाक, मैं कहूँगा कि शर्मनाक प्रश्न है मेरे लिए, शर्मनाक प्रश्न है। क्योंकि यहीं के तो लोग बाहर जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैग्नीज है यहाँ पर, कॉपर है, बॉक्साइड है, आयरन है, डोलामाइट है, गोल्ड है। ये तो हमारी आंखों के सामने है, और जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जैसे ढूंढना है, वो पता नहीं हमने कह सकते कि क्या क्या निकलेगा यहाँ से। और एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि जनसंख्या के आधार पर बालाघाट जिला सब पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला है। मतलब हम भोपाल को लड्डू देते हैं सोने का, और वो हमको बदले में चिरौंजी का दाना देते हैं, वो भी केमिकल वाला। वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पैसे से भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या बड़े शहरों में, जबलपुर में फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बन रहा है।
हम लोग क्या अनाथ हैं क्या कि लावारिस बना के छोड़ दिए हमको? अपंग हैं हम? अपंग लोग नहीं हैं। ये अलग बात है कि आज तक सबने मौन धारण करके रखा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन संकट सब पे है। मेरे घर पे नहीं अकेले, संकट हम सब पे है। और हम सबको कहना चाहिए अपनी बातें, बोलना चाहिए। निकलना, घर से नहीं निकल सकते ना, तो अपने कम से कम ये सबके पास तो एक ये पेपर है भी, अखबार तो है सबके पास। मोबाइल एक छोटा अखबार ही है, मैं इसे अखबार ही मानता हूँ अपना। इसमें आप जो लिख रहे हो वो आपकी भावनाएं तो लिख रहे हैं ना आप, तो ये बात तो लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर ये होना चाहिए। विरोध देखो, माँ भी जब तक दूध नहीं पिलाती बच्चे को भैया, जब तक वो रोता नहीं है, तो बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी ना उसको। मुझे ऐसा लगता है उसमें गलती जनता की भी है, जनता ने कुछ बोला ही नहीं आज तक। और सबसे बड़ी एक विडंबना हम लोगों के शहर में ये रही कि जिसे मैं कहना नहीं चाह रहा था, और लेकिन वो अब समाप्त हो चुकी है, वो अब समाप्त हो चुकी है। अब हर आदमी ये समझ गया है, हर जनता ये समझ गई है, वोटर्स ये समझ गए हैं कि अब योग्य व्यक्ति को चुनना है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। आप मुझसे पूछेंगे अभी कि भैया आप कौन सी समाज से आते हो, कौन सी जात से आते हैं, तो मेरा फटाक से आपको ये उत्तर होगा कि भैया मुझे नहीं पता कि मैं किस जात का हूँ। महादेव की कसम, कोई साबित कर दे भाई। खून तो लाल ही है सबका, खून तो लाल ही है, लेकिन इतना बड़ा अगर किसी ने डिज़ाइन किया है, हमको हज़ारों लाखों किस्म करोड़ों किस्म की वायरिंग बिछाया है, तो एक सील भी छोटी सी लगा देता। अगर उसको टुकड़े करना होता तो उसको मंजूर नहीं टुकड़े, तभी तो किसी के बदन में सील नहीं। मैंने तो बहुत बार देखा अपने सारे बदन में कि कहीं कोई सील मिल जाए, कोई प्रमाण मिल जाए कि भाई मैं इस जात का हूँ, नहीं मिला। तो मैं इंसानियत को सबसे बड़ी जाति मानता हूँ और इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ। अगर हम किसी के काम आ गए, इससे बड़ी और क्या बात होगी भाई। कोचर जी, अगर आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलती तो आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि मेरे ऊपर आरोप लगे कि मैंने सड़े से पद के लिए, मेरे लिए छोटा पद है भैया वो, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत छोटा पद है वो, क्योंकि उससे ज़्यादा प्यार तो मुझे जनता देती है आज भी। तो सर एक हमारे चैनल के माध्यम से आपने जनता के लिए क्या किया, बालाघाट की जनता के लिए? जब आप मंदिर में आते हैं, यहाँ मैं कुछ सुना था कि आप भंडारा कराते हैं और काफ़ी 2-3 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। भाई धर्म ये के क्या है? हाँ देखो, ये मेरे ब्लड में है। हम लोगों के घर में सबके साथ ये होता है कि हम लोग जो सदस्य हैं घर के जितने भी, वो नहाए बिना पूजा करे अन्न भी अपने मुंह में लेते नहीं हम लोग, और शाम के पहले सब लोग खाना खा लेते हैं। तो ये तो बचपन से है मेरे जहन में, मेरे रग रग में कि हम लोगों को भाई पूजा पाठ नहीं आती, मुझे मंत्र नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ी मेरी पूजा ये है कि अगर मैंने किसी रोते हुए को हंसा दिया, किसी बेसहारा को, हाँ, हम तो वीडियो देखते रहते हैं आपकी कि आप किसी बेसहारा को अपने गले से लगा लिया, इससे बड़ा यज्ञ और इससे बड़ी पूजा क्या होगी भैया। आप एक बड़ी चुनरी यात्रा करते हैं जिसमें हजारों की संख्या में बालाघाट जिले के पूरे आपसे जुड़े हुए रहते, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और कितने सालों से आप लोग एफर्ट कर रहे हैं? ये चुनरी यात्रा भी शुरू में मेरे भाई डाली धमाया जी निकालते थे, 25-30 साल हो गए लोग उनको, और वो तो कई बार घुटने के बल भी यहाँ तक आए हैं वो। तो एक बार मतलब सन लगभग हो गया उसको 8-10 साल पहले या 12 साल पहले, मुझे एक सपना आया। मुझे ऐसा लगा कि माँ ने बोला कि इसको विराट रूप दे दो बेटे, ताकि उस दिन पूरा समाज के साथ बैठ जाएगा, समरसता के भाव के साथ। तो मैंने अपने भाई को, डाली भाई को बताया कि भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, देखो। तो वो एकदम से खुश हो गया देख के कि यार, भाई बोले यार क्या बात है। तो उसमें से वो चुनरी यात्रा बहुत विराट रूप ले ली अपने आप में। और वो चुनरी यात्रा विराट रूप लेने के साथ साथ ज़्यादा खुशी ये है कि वो अब गाँव में, कस्बों में, टोलों से निकलना चालू हो गई है। वैसे ही सेम कांवड़ यात्रा में हुआ। और एक शिव बारात ऐसी है, यहाँ का एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। सारे मोहल्लों से बारात निकलती है, एक जगह इकट्ठा होती है और सारे लोग मर्यादा में रहते हैं भैया। तो सर इसका खर्च कितना आ जाता है? खर्च कभी नहीं गिन सकते, क्योंकि वो बेहिसाब देता है भैया। उसके लिए गिन ली तो फिर क्या मतलब।
ये फिर भी एक अनुमान धर्म के काम में नहीं गिनना चाहिए भाई। तो खर्चा तो आप ही करते जहाँ तक सुनने में हाँ, चंदा नहीं लेते भैया हम लोग। ये खर्चा आप ही करते जहाँ तक सुनने में तो मुझे देता है तो मैं ही करूंगा ना। मुझे दे रहा है, अभी इनको भी देगा तो ये भी खर्च करेंगे। भाव सबके मन में है, लेकिन समय मिलना चाहिए ना। हो सकता है मुझे अभी समय, मेरा समय है, मुझे दे रहा है, फिर इसका आएगा, फिर उसका आएगा। सब एक क्रम है भैया, दुनिया एक क्रम है, कोई ऊपर कोई नीचे। और प्रदर्शनी का एक झूला होता है ना, उसमें आप डंडा पकड़ के बस बैठे भर रहा हो। आपके अगर पास धैर्य है, आप दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। कि ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे। एक दिन आएगा जब ऊपर आप ठहर जाओगे। धैर्य अगर है हमारे पास, तो मेरे पास धैर्य है ना, तभी तो मैं रुका हुआ हूँ 13 साल से। मैंने कभी विरोध नहीं किया पार्टी का। पार्टी को लोग कहते हैं अपनी माँ है, माँ है, माँ है। नहीं, मैं इस बात को एकदम साफ करना चाहता हूँ भाई। एक जन्म देने वाली मेरी माँ है, एक जिसको मैं मानता हूँ वो माँ है, और एक धरती माँ है। बाकी लोग कितना भी बोले, वो भाव नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं किंचित मात्र भी अगर इतना सा माँ के प्रति अगर अपना भाव बदले भी, तो हम उसे माने। मिल रही है, नहीं मिल रही? टिकट मेरी पहले से तय है। क्या बात? पहले से तय है। अब वो ये मुझे नहीं पता कि मुझे विधानसभा लड़ा जाता है कि लोकसभा लड़ा जाता है। टिकट कि मेरा 25 साल का रिपोर्ट कार्ड अमित जी दादा भाई की टेबल में रखा हुआ है, मोदी जी के पास है, और शायद बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के, उनके पास भी रखा हुआ है कि 25 साल से इसने किया क्या है। झुग्गी झोपड़ी में, गरीब बस्तियों में, अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक मैं जाता हूँ। कोई मुझे एक फ़ोन कर दे, मैं ड्राइवर का भी इंतजार नहीं करता भैया, बुलेट से चलता हूँ अकेला। जहाँ जितने बजे बुलाए मेरे को, 2 बजे रात में या 3 बजे रात में, मैं पहुँचा हूँ, खड़ा हूँ। कर पाया या नहीं कर पाया कुछ, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि मेरे दायरे में वो चीज़ आती है नहीं आती है, लेकिन मैं खड़ा तो रहा हूँ भाई, इसको कोई झुटला नहीं सकता। सालों से ये अनवरत जो सेवा चल रही है, ये मैं नहीं करता, ये ऊपर वाला किसी से करवाता है, ये भी मैं समझता हूँ। हम एक सिर्फ देह हैं, एक ये हाथ है जो उसने दिया है, इन हाथों से वो करवाता है। वो एक गाना है ना, करते हो तुम महादेव और नाम मेरा हो रहा है, बस वही वाली बात है। वो करवाता है ना, हीरो हमको बनाता है। ये बड़ी कृपा है, इसको कृपा कहते हैं। बालाघाट जिले की जनता का प्यार आपको मिल रहा है? बेशुमार मिल सालों से। तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे कोई अपना बेटा मानता है, कोई अपना भाई मानता है, कोई अपना चाचा मानता है, कोई सगा भाई मानता है। मतलब इतने रूपों में मैं बटा हुआ हूँ कि कई बार मैं अकेले में रोता हूँ। मैं चिंतक भी हूँ, विचारक भी हूँ, सोचता रहता हूँ। जैसे एक विचार ने बड़ी अच्छी बात की, सोच की बात की, अपने वोट की कीमत कितनी होती है। शायद आप प्रश्न मुझसे नहीं कर रहे हैं ये वाला, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ कि एक आम आदमी के वोट की इंसान की कीमत कितनी होती है। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। चलो, आपने सवाल किए तो आप ही बता दीजिए। जवाब आप पहले पूछिए मुझसे, पूरा सवाल तो कीजिए। नहीं, आप ही बता दीजिए सर। मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, फिर आप पूछिए कि एक आम आदमी के वोट की कीमत कितनी होती है। आप पूछिए पहले। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ना, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। चलो, आम आदमी की वोट की कीमत क्या होती है? मैं बता रहा हूँ। अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, गौतम अदानी हो, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, कोई बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी हो या बड़ा सा बड़ा कोई नेता हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या शिवराज जी हो, लाखों करोड़ों अरबों रुपए देने के बाद भी वो 2 वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि माननीय हमारे भगवान स्वरूप संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्यवस्था बना के गए हैं वो, उन्होंने कि हम सबको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ 1 वोट नहीं डाल सकते हम। चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दो भाई, तो आपकी कीमत कितनी हुई फिर? कितना बड़ा है वोट की कीमत कितनी है? बेशकीमती है वोट हमारा, लेकिन हम उसे डालने तक नहीं जाते। कहीं 70% वोट होती है, कहीं 60 होती है, कहीं 50 होती है। ये क्या है भाई? तुम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे? बोलोगे नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बोलोगे? मौन रहोगे तो लोग मुर्दा समझ के किसी भी दिन सिरा देंगे आपको। वोट की कीमत ये है दोस्त। मैं मानता हूं कि कुछ लोग बेचारे बेबसी में पैसे ले लेते हैं, बेचारे कोई शराब में बिक जाता है, और मैं नहीं कह सकता कि कोई
कोई किसी आदमी को खरीद सकता हो भैया, मैं नहीं मान सकता इस बात को। जब मैं वोट की बात कर रहा हूँ तो फिर इंसान की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन वो उनकी बेबसी है उस वक्त की कि वो बेचारे 500,000 रुपए में या एक शराब की बोतल में। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मुझे टिकट मिलती है तो मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ मंदिर के अंदर से कि मैं शराब नहीं बांटूंगा। चाहे चुनाव में कोई एक बार नहीं 50 बार हारना मंजूर है, शराब नहीं बांटूंगा, कोई नशा नहीं बांटूंगा, मैं प्यार बांटूंगा, उनके जो दुख हैं वो बांटूंगा, उनकी जो परेशानी है वो बांटूंगा, उनकी हमेशा की जो समस्या है उसको ख़त्म करूंगा, कोशिश करूंगा पूरी। मिठाई बांट सकता हूँ, कपड़े बांट सकता हूँ, लेकिन शराब नहीं बांटूंगा। कहते हैं ना कि शराब के बिना तो चुनाव होता ही नहीं है। अरे मैं हारने तैयार बैठा हूँ। कितनी बार हराओगे मुझे कितनी बार, पहले से ही हारा हुआ हूँ मैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। किसी का घर उजाड़ कर, किसी का शरीर खराब करके उसको सीढ़ी बनाकर संयोग कोचर चढ़े, ये असंभव है, असंभव। मैग्नीज से जुड़े स्मेल्टिंग प्लांट, जो भिलाई स्टील प्लांट है ना, आपने नाम सुना होगा। हाँ जी हाँ। वो बालाघाट के लिए सैंक्शन हुआ था। आज मैं जनता को बताना चाह रहा हूँ और युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप सर्च करें, पढ़ें कि हमारे बालाघाट में क्या क्या आके चला गया यहाँ से, लेकिन हमारे नेताओं ने उसे यहाँ पर काबिज नहीं होने दिया। आज बालाघाट क्या होता अगर भिलाई हमारे पास होता तो? उसका कच्चा मटेरियल हमारे पास है, फैक्ट्री खुल रही भिलाई में। ये कैसी बात है? डबल खर्चा हो रहा है, सरकार का भी प्रॉफिट कम हो रहा है। जब वो संरचना पूरी बालाघाट के लिए बनी थी तो उस वक्त जो भी होंगे विधायक, सांसद जो भी होंगे, मुझे याद नहीं है, मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता, बड़े सम्माननीय सभी तभी जनता ने चुनी है, तो मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। अगर किसी को भी जनता ने चुनी है तो जनता का नेता है ना, ये भी तो चुना है, ये भी जीत के आए हैं। तो मैग्नीज से जुड़े स्मेल्टिंग प्लांट है, आयरन से जुड़े, कॉपर से जुड़े, बॉक्साइट से जुड़े, बांस से जुड़े, बैम्बू का एक बहुत बड़ा हब है बालाघाट। क्या नहीं बन सकता यहाँ पे? पेपर मिल बन सकती है, पेपर कारखाना बन सकता है, और क्या क्या नहीं हो सकता जिससे हम सोच भी नहीं सकते। आने वाली पीढ़ियों के पास वो बना हुआ रिकॉर्ड तैयार होगा शायद। तो आप जैसे लोग तो उसको आगे बढ़ाएंगे, सब मुद्दे की बात वहां बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाएंगे। पहले दिन से पहुंचाऊंगा, नहीं लेके जाऊंगा और सुनना पड़ेगा उसको। और ये बता के आया हूँ, शायद उन्होंने मेरी न्यूज काट दिया है आधी। हम तो नहीं काटेंगे, आप जो बोलेंगे वही दिखेगा। मैंने ये बोला था कि जो अपंग बनाकर बालाघाट को छोड़ा गया है, लावारिस बनाकर, मलंग बनाकर जो उसको छोड़ दिया गया है ना, उसका बदला ब्याज सहित लूंगा भोपाल आकर। दुआ करना कि शायद ये ना आए वहां पर। मैं ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने गलत जानबूझ के किया है। बाकी सबको प्रणाम है, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको मेरा बारंबार प्रणाम है सर झुकाकर। लेकिन अगर भेदभाव हुआ है हमारे शहर से तो बदला लेगा ऐसे कोचर, क्योंकि मैं हिसाब बाकी रखता ही नहीं किसी के ऊपर, बराबर करता हूँ। महाकाल का बेटा हूँ और वो सिखाया मेरे बाप ने मेरे को कि हक का छोड़ना नहीं बेटा, नाजायज करना नहीं किसी से। तो हक मेरा जो था बरसों का, जो मुझे नहीं मिला, जो मेरी जनता को नहीं मिला, मेरे बच्चों को नहीं मिला, मेरे भाइयों को नहीं मिला, वो हक मैं लेकर जाऊंगा ना। मतलब हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप अभी बिल्कुल तैयार है? तैयार हूँ, मरने और मारने भी तैयार हूँ, कि कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जाना तो है ही, एक दिन बीमारी से मरना चाहता नहीं मैं, ये पहले ही मेरी बात हो गई है। 40 साल से मंदिर आ रहा हूँ, तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं। बीमारी से नहीं मरना चाहता। सारी दुनिया ने वैक्सीन लगाया, मैंने वैक्सीन नहीं लगाया। क्या बात? हाँ, नहीं लगाया वैक्सीन मैंने, और उसकी रिपोर्ट बना के रखा था जरूर। वैक्सीन क्यों नहीं लगाया तुमने? क्यों? मेरा मोदी जी से डर लग रहा था जो? नहीं, ऐसा मत बोलिए आप। उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। मेरे को लगता है कि मेरे शरीर को कोई डॉक्टर छुए ही ना, और आज तक ऐसा चल भी रहा है कि किसी डॉक्टर ने मुझे छुआ नहीं। ये अलग बात है कि कभी मन हो मेरे बाबा की एनओसी मिल जाए तो छू लेगा। चल, और एक इस कोरोना काल में एक यही बंदा था जो कंटिन्यू 2 महीने बाहर था, अपनी जान हथेली पे लेकर। 15,000 इंजेक्शन मैंने उस दौर में, बंद के दौरान में बुला के कलेक्टर साहब को हैंड ओवर किया, दीपक आर्य जी को। 2 कालीपट मंदिर जी के से में बांटे, और 543 लाशों को ये खड़ा है सामने। लाशों को अग्नि संस्कार दिए हैं हमारे सभी छोटे भाई लोगों ने। उसमें मैं कहीं ना कहीं शामिल रहता था।
है ना, आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूँ। उस समय आंकड़े बताना भी ठीक नहीं था। अभी तो बता सकते हैं। नहीं भैया, वो दौर ऐसा था कि उस समय आंकड़ों का आना मतलब यानी लोग डर से मर रहे थे, कोरोना से कम मर रहे थे। तो जो भी था सिस्टम उस समय का ठीक था, लेकिन ये हमने बस ये देखे है ना, 2 महीने तो मैं घर नहीं गया ना अपने। मेरे घर वाले रो रहे थे कि ये क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे जब मेरे साथ काल है, मेरा काल है, तो काल को भी एनओसी लेना पड़ेगा कि भैया इसको ले जा रहे हैं हम। मैं तैयार हूँ, 24 घंटे तैयार हूँ। मरने से डरता कौन है भाई? कौन डर रहा है मरने से? मेरे जीवन है, सब कुछ तो देखा है मैंने उसमें। इतना प्यार, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतनी दौलत, इतना प्यार मेरी जनता का। मुझे नहीं लगता कि किसी विधायक और किसी सांसद को भी इतना मिलता होगा। और एक आध कोई सवाल है उसमें? बालाघाट में स्थित एक माँ काली का मंदिर है जो स्वयंभू प्रतिमा है। उसे अक्षरधाम जैसा स्वरूप देने की चाह है। ये वहाँ की किदवंती है कि जो माता रानी काली जी विराजित है, हाँ, उनकी जो प्रतिमा बढ़ते जा रही है। हाँ, बढ़ते जा रही है। ये तो मेरे सामने की भी बात है, क्योंकि आज से 35 साल पहले जब इन हाथों से माता जी ने मुझे चुना, इन हाथों से जीर्णोद्धार हुआ उस मंदिर का। मैं अध्यक्ष हूँ उस मंदिर का, अध्यक्ष, लेकिन एक सेवक के रूप में, एक नौकर के रूप में, एक भक्त के रूप में सबसे अंतिम पंक्ति की छोर में मैं खड़ा हुआ हूँ और जितना मुझसे हो सके वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत बड़ा करना है। शंकर घाट जी को धाम जैसे तीर्थ स्थान का दर्जा मिले और माँ काली पाट मंदिर को। और एक बात उसको बोलना बंद करेगा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा में लगभग 115 गांव आते हैं। तो हर गांव में मंदिर तो होता ही है, नया निर्माण नहीं करना है। हो चुके हैं, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या तो, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। इस अवस्था में जो भी मंदिर की स्थिति है, मस्जिद की है, उनको फिर से पुनर्जीवित तो बहुत कम खर्चों में हो जाएगा। 7वां काना किस लिए? केंद्र तो है नहीं है ना, विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन चाहे कि गांगुल पारा बीच में पड़ता है, उसको एक स्थल बना दें ताकि वहाँ रात लोग स्टे कर लें। कितनी सुंदर जगह है वो। हाँ जी, कितनी सुंदर जगह है भैया वो, देख बनता है। मतलब ऐसा में आ गए ऊटी में पता नहीं, लेकिन उसके बारे में भी कुछ सोचा नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बने। और नहीं तो अभी तक मैंने मजदूरों का पलायन सुना हूँ यहाँ पर इस शहर में। और मुझे लगता है कि अब युवाओं का और युवतियों का, बहनों का, भाइयों और बहनों का पलायन चालू हो चुका है। पिछले बार 2016 में मैंने करवाया था तो 7,623 बच्चे इस जिले से बाहर हैं। 7,623 बच्चे इस जिले से बाहर हैं। हो सकता है संख्या थोड़ी बहुत